हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किसी की कुंडली से कैसे उसके प्रोफेशन के बारे में ये पता कर सकते हैं कि वो व्यक्ति बिजनेस करेगा या जॉब करेगा या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होगा। ठीक है, इन तीनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंट प्लानिटरी कॉम्बिनेशन से कैसे पता कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कि कैसे पता करेंगे कुंडली से कि वो व्यक्ति क्या काम करेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है जानना, क्योंकि कई बार लोग जब अपना करियर स्टार्ट कर रहे होते हैं या करियर के मिडिल में होते हैं तो उन लोग को नहीं पता होता कि वो एग्जैक्टली बिजनेस करें या जॉब करें या दोनों को मिक्स कर दें। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग बातें करेंगे। मैंने कोशिश करी है कि जितना मुझे आता है मैं आप सबको सारा कुछ बता सकूँ। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रह जाएगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स लिखे हुए हैं जिनको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। आप पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं बीच बीच में कई बार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल देता हूँ। तो अगर आप स्किप करेंगे तो वो पॉइंट भी फिर छूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट्स हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्टली इनको एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहला जो पॉइंट है वो हमारी कुंडली के विजिबल और इनविजिबल हाफ के बारे में है। ठीक है, अब ये विजिबल और इनविजिबल हाफ क्या होते हैं? अगर हम कुंडली को बीच से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो राइट साइड वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं विजिबल हाफ, और जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं इनविजिबल हाफ। अब राइट साइड वाले पार्ट को विजिबल हाफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर किसी की कुंडली में प्लैनेट्स राइट साइड में बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो व्यक्ति जो भी काम करता है वो एक बड़े समाज के लेवल पर या बड़े स्तर पर या फिर जो भी काम करता है उसको रिकॉग्निशन थोड़ा ज़्यादा और जल्दी मिल जाता है। और इसके अपोजिट अगर किसी के लेफ्ट साइड में प्लैनेट होते हैं उसको रिकॉग्निशन थोड़ा कम मिल पाता है, या उसने जो भी काम किया होता है चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा काम हो वो थोड़े लोगों तक ही पहुंच पाता है। उसकी की हुई चीज़ें जो होती है वो जल्दी बड़े स्तर पर नहीं पहुंच पाती, इसलिए इसको इनविजिबल हाफ कहा जाता है और राइट साइड वाले को विजिबल हाफ कहा जाता है। ठीक है, तो एक तो ये डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। एक छोटी सी चीज़ आपको और ये पता होनी चाहिए कि अगर हम कुंडली को ऐसे देखते हैं कि 7 से लेकर फर्स्ट हाउस तक, यानी कि 7, 8, 9, 10, 11, 12 और फर्स्ट हाउस, इसके अलावा 10th से लेकर थर्ड हाउस तक। ठीक है, 10th, 11th, 12th, 1, 2, 3। अगर किसी के चार्ट में 7 से लेकर फर्स्ट हाउस तक और 10 से लेकर थर्ड हाउस तक मैक्सिमम प्लैनेट होते हैं। टोटल 9 प्लैनेट्स होते हैं, 9 में से 5, 6, 7, 8 प्लैनेट अगर उसके इस कंडीशन में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे वर्क में होता है जहाँ पे वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है। ठीक है, अगर मैं इसको दूसरी तरीके से बोलूँगा तो इसको ये भी बोल सकता हूँ कि ऐसा व्यक्ति बिजनेस की तरफ या सेल्फ एम्प्लॉयड वाले करियर की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होगा बजाय कि सर्विस करने के, क्योंकि सर्विस में क्या होता है कि वो दूसरों के ऑर्डर्स सुनता है। और ऐसी कंडीशन में जब 7 से लेकर फर्स्ट हाउस तक या 10 से लेकर थर्ड हाउस तक प्लैनेट होते हैं तो वो उसके पास इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की फ्रीडम होती है। ठीक है, लेकिन आप एस्ट्रोलॉजी का कोई भी रूल है वो आप ये मान के चलिए 7 आउट ऑफ 10 कुंडलीज में अप्लाई होता है। 2-3 कुंडलियाँ ऐसी होती है जो एक्सेप्शन होती है। मैं यहाँ इसको ऐसे भी बोल सकता था कि डायरेक्टली कि जिनके भी यहाँ पे मैक्सिमम प्लैनेट होते हैं वो व्यक्ति बिजनेस करता है या वो व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड होता है और वो सर्विस नहीं करता। लेकिन ज़्यादा ठीक तरीके से बोलना ये रहेगा कि वो व्यक्ति के पास इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की पावर होती है, क्योंकि आपको ऐसी कुंडलियाँ भी मिल जाएंगी जिसमें इस पोर्शन में ज़्यादा प्लैनेट होंगे बट वो सर्विस में होगा, लेकिन उसकी सर्विस ऐसी होगी जहाँ पे वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता होगा। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली उसकी अच्छी ही सर्विस होगी, या किसी ऐसे पद में होगा जहाँ पे उसको कोई जवाबदेही किसी को नहीं देनी होगी। वो उसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो भी उसने डिसीजन लिया होगा उसको दूसरों को ऑर्डर देने होंगे। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं। इसके अपोजिट अगर किसी के प्लैनेट लेफ्ट साइड में ज़्यादा होते हैं, यानी कि इन हाउसेस में ज़्यादा हैं, तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति ज़्यादातर देखा गया है कि जॉब में होता है या फिर ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे वो दूसरों के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन है हमारी विजिबल और इनविजिबल हाफ की, जिसमें आपको मैंने 2 हाउसेस के बताए, 7 से लेकर 1 तक और 10 से लेकर थर्ड हाउस तक। इसमें कई बार ऐसी कुंडलियाँ भी मिलती है ना जिसमें आपको यहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट मिलेंगे, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। तो आप सोचोगे कि उसको फिर हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि वो इनविजिबल हाफ की तरफ है या फिर विजिबल हाफ की तरफ है। तो उसमें फिर आपको डिग्री वाइज देखना पड़ेगा। ठीक है, असेंडेंट की जितनी डिग्रीज होंगी उसके आप आगे और पीछे काउंट कर सकते हो। मान लो कि किसी के असेंडेंट की डिग्रीज हैं 10 डिग्रीज पे है, ठीक है,
अब उसके यहाँ पे 2-3 प्लैनेट हैं, 3-4 प्लैनेट यहाँ पे हैं। अब जितने प्लैनेट 10 के ऊपर हो जाएंगे, ठीक है, इसको भी 10, ये जो असेंडेंट की डिग्रीज होती है ना, वो हर हाउस का मिड पॉइंट होता है, ठीक है। ये हाउस भी 10 डिग्रीज का मिड पॉइंट पे, ये हाउस भी और 7th हाउस भी हमारा 10 डिग्रीज के मिड पॉइंट पे। तो अगर हम मानो कि यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं और इसको 10 डिग्रीज पे रख देते हैं कि ये मिड पॉइंट है, तो अगर कोई प्लैनेट, जैसे सपोज मरकरी यहाँ पे 6 डिग्रीज का है, लेकिन सन यहाँ पे 12 डिग्रीज का है, वीनस यहाँ पे 15 का है, सैटर्न यहाँ पे 29 डिग्रीज का है, तो ये सारे जो 10 डिग्रीज के बाद वाले हैं ये सब विजिबल हाफ की तरफ काउंट हो जाएंगे। तो कभी आपको ऐसा चार्ट मिले या आपका चार्ट ऐसा हो कि जिसमें इस एक्सिस पे ही ज़्यादा प्लैनेट है, तो उसको आप डिग्री वाइज फिर अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। विजिबल और इनविजिबल हाफ, और जो मैंने आपको हाउसेस के पार्टीशन बताए उसके मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखिए ये मेरे पास 2 कुंडलियाँ हैं, ये दोनों का लगन चार्ट है, ठीक है। D1 चार्ट लगन चार्ट है दोनों का, दोनों अलग अलग पर्सन के चार्ट हैं। ये वाला जो पर्सन है ये जॉब करता है, ठीक है, और जो राइट साइड वाला पर्सन है वो बिजनेस करता है। इसमें आप देखोगे कि इसके जो सारे ग्रह हैं, जो जॉब करता है उसके इस साइड पे हैं, और जो बिजनेस करता है उसके सारे ग्रह इस साइड पे हैं, विजिबल हाफ की तरफ, ठीक है। और एक एग्जांपल और भी है इसमें, ये व्यक्ति D1 चार्ट है किसी पर्सन का, और ये भी D1 चार्ट है यानी कि लगन चार्ट है। तो जो ये लेफ्ट साइड वाला व्यक्ति है, जो फर्स्ट वाली कुंडली है, उसमें आप देखोगे कि मैक्सिमम प्लैनेट इनविजिबल हाफ की तरफ है। ये व्यक्ति भी जॉब करता है, इवन दो इस व्यक्ति को मैं पर्सनली जानता हूँ और बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, हर काम कर लेता है, बहुत बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है और बहुत स्किलफुली काम करता है, बट ये फिर भी बिजनेस नहीं करना चाहता, जॉब ही करना चाहता है, इसको जॉब अच्छी लगती है। तो इसके प्लैनेट्स भी आप देखेंगे सब लेफ्ट साइड में। इसके अलावा जो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति बिजनेस करता है। अगेन जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम प्लैनेट होने चाहिए, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको दिए। उसके बाद हाँ, इसमें एक चीज़ और है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पैटर्न चेंज इन D1, D9 और D10। अब देखिए किसी का भी करियर देखते हैं तो D1 चार्ट तो हम हर चीज़ के लिए देखते हैं, ठीक है। D9 चार्ट भाग्य के लिए भी देखा जाता है शादी के अलावा, और D10 चार्ट हम लोग स्पेसिफिकली करियर के लिए देखते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने लाइन लिखी हुई है कि पैटर्न चेंज इन D1, D9 एंड D10, तो उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि जो मैंने अभी आपको हाउसेस के पार्टीशन और विजिबल और इनविजिबल हाफ के थ्रू 2 कंडीशंस बताई है, उनके पैटर्न को आप D1, D9 और D10 चार्ट में फॉलो करके देखो कि वो पैटर्न अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं अप्लाई हो रहे हैं। जैसे कि सपोज किसी के D1 चार्ट में ज़्यादातर प्लैनेट इधर पे हैं, ठीक है, लेकिन D9 चार्ट में प्लैनेट इधर आ गया। D9 चार्ट मतलब नवमांश चार्ट और D10 चार्ट मतलब दशमांश चार्ट, ठीक है। D9 चार्ट में यानी कि नवमांश चार्ट में प्लैनेट इधर आ गए हैं, और D10 चार्ट में यानी कि दशमांश चार्ट में प्लैनेट अगेन इधर पे आ गए हैं। तो ऐसा व्यक्ति स्टार्टिंग में बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं देगा, जॉब की तरफ ध्यान देगा, वो शुरू से जॉब करेगा, बट जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाएगा, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी, उसका इंक्लाइनेशन बिजनेस की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम इसका अपोजिट देखें तो वो चीज़ भी ट्रू होती है। अगर किसी के चार्ट में मान लो कि सारे प्लैनेट इस साइड को हैं, लगन चार्ट आपने देखा उसके सारे प्लैनेट इस साइड को है, लेकिन उसके D9 और D10 चार्ट में थोड़ा मिक्स से प्लैनेट है, कुछ प्लैनेट इधर हैं, कुछ प्लैनेट इधर हैं, या सारे ही प्लैनेट इधर पे आ गए, तो ऐसा व्यक्ति भी जॉब करेगा, ठीक है। तो जो मैंने आपको पहला रूल बताया है उसमें आप ये पैटर्न की कंडीशन भी देख लेना कि क्या ये रूल D1, D9 और D10 तीनों में फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस बेसिस पे आपका एंड रिजल्ट चेंज हो जाएगा। इसके मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लगा के रखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये जिस व्यक्ति का चार्ट है, ये ऐसा व्यक्ति है जिसको कभी बिजनेस नहीं करना था, बिल्कुल बिजनेस माइंडेड नहीं था, ठीक है। इसको जॉब ही करनी थी, इसको पता ही नहीं था कि मतलब बिजनेस कैसे करें और बिजनेस की जो टैक्टिक्स होती हैं। लेकिन इसके आप प्लैनेट्स देखो, D1 चार्ट में सारे प्लैनेट इधर हैं, ठीक है, राइट साइड में। D9 चार्ट में मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट राइट साइड में है। D10 चार्ट में अगेन सारे के सारे प्लैनेट
राइट साइड में विजिबल हाफ में। ये ऐसा पर्सन है जो जॉब करना चाहता था, लेकिन इसने 1 साल में 3 से 4 जॉब चेंज की। फिर ये आखिरी में जाके अपने बिज़नेस में, अपने काम में जाके सेटल हुआ और ये बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा है, ठीक है। इसकी डेस्टिनी ऐसी हुई कि ये ऑटोमेटिक अपने काम की तरफ मुड़ गया, ठीक है। ये बहुत जॉब करना चाहता था, इतना मतलब इसको लगता था कि बिज़नेस कर ही नहीं सकता, लेकिन कुंडली ऐसी थी कि ये ऑटोमेटिक बिज़नेस की तरफ चला गया, ठीक है। रीज़न आपको पता ही चल गया होगा, सारे के सारे प्लैनेट राइट साइड में बैठे हैं। ये D1 चार्ट है, ये D9 है और ये D10 है, ठीक है। एक मैंने ऐसी कुंडली और ले रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये कुंडली इस कुंडली में भी अगर आप देखोगे, ये तो खैर शुरू से बिजनेस करता है और इसका फैमिली बिजनेस है और इसका मन भी नहीं है जॉब करने के लिए। जैसे जो पिछली वाली कंडीशन थी उसमें तो उसका जॉब करने का मन था, वो जॉब करने के लिए बहुत इधर उधर गया, बहुत उसने प्रयास किया बट सफल नहीं हो पाया। फिर आखिरी में आके बिजनेस में सेटल हुआ, बट ये व्यक्ति शुरू से बिजनेस करना चाहता है, ठीक है। और जो अभी मैंने शुरू में आपको बताया था कि जैसे 7th हाउस में अगर कोई प्लैनेट है तो उसको कैसे डील करें, तो आप देखोगे कि इसकी असेंडेंट की डिग्री 16 डिग्रीज पे है और इसका मरकरी और मार्स, मरकरी 21 डिग्रीज पे है और मार्स 29 डिग्रीज पे है, तो दोनों विजिबल हाफ की तरफ शिफ्टेड हैं, ठीक है। इसके चार्ट में भी अगर आप देखोगे तो प्लैनेट्स का इंक्लाइनेशन सब इस तरफ है। D1 चार्ट में, D9 चार्ट में, D10 चार्ट में 2 प्लैनेट इधर हैं, बाकी सारे उस तरफ हैं, ठीक है। तो ये व्यक्ति तो इसका फैमिली बिजनेस है और ये करना भी बिजनेस ही चाहता है, इसने कभी भी जॉब की नहीं सोची। तो 2 एग्जाम्पल आपको ये पता चल गया। इसके बाद एक एग्जाम्पल और है। इस एग्जाम्पल में ना मिक्स्ड पैटर्न है, ये मैंने इसीलिए यहाँ पे रखा हुआ है और नीचे लिखा भी हुआ है मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लैनेट्स इन चार्ट। अब इसके D1 चार्ट में अगर आप देखोगे बीच से डिवाइड करके भी, तो इसका मरकरी, सन, वीनस, मून, राहु, सैटर्न सब विजिबल हाफ में, बाकी के 3 प्लैनेट इनविजिबल हाफ में। आप D9 चार्ट में देखोगे तो कुछ प्लैनेट इधर हैं और कुछ 3-4 प्लैनेट इधर हैं। D10 चार्ट में देखोगे तो मैक्सिमम प्लैनेट 10th हाउस में। तो अब ये व्यक्ति क्या करता है पता है? ये व्यक्ति जॉब करता है, ये पर्सन जॉब करता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जब इसको जॉब के लिए 5-6 साल हो गए, उसके बाद ये धीरे धीरे बिजनेस में इन्वॉल्व होने लगा, ठीक है। इसका जो कि इसका D10 चार्ट हमें बहुत अच्छे से दिखा रहा है। तो अभी इसका क्या है कि ये अपना जॉब भी करता है और पार्ट टाइम क्या मतलब, इसका काम ऐसा है कि ये फुल टाइम ही बिजनेस करता है, जॉब के साथ साथ बिजनेस भी हैंडल कर लेता है। तो क्योंकि इसके चार्ट में ना मिक्स तरीके के कॉम्बिनेशन है, राइट साइड में भी है, लेफ्ट साइड में भी है, इधर भी राइट साइड में भी है, लेफ्ट साइड में भी है, लेकिन D10 का इंक्लाइनेशन पूरा का पूरा बिजनेस की तरफ है। तो इसको मैं पर्सनली जानता हूँ, तो इसका जो सर्विस है ना वो भी ऐसा है कि ये मैनेजर है, तो सारे जो डिसीजंस है वो यही लेता है और इसके अंडर में मेरे ख्याल से 8-10 लोग काम भी करते हैं, मतलब जहाँ पे ये सर्विस में है। उसके अलावा जो बिजनेस करता है उसमें भी ये कुछ खरीदने बेचने का काम करता है, तो वो तो अपना करता ही है। लेकिन D1 और D9 की ऐसी कंडीशन है कि ये पूरी तरीके से जॉब को छोड़ भी नहीं पा रहा है और D10 की ऐसी कंडीशन है कि ये बिजनेस भी साथ में कर ले रहा है, ठीक है। तो ये मिक्स टाइप का चार्ट है। तो कभी भी आपको ये विजिबल और इनविजिबल वाली कंडीशन देखनी है या 10th से लेकर 1st हाउस वाली कंडीशन, 3rd हाउस वाली कंडीशन देखनी है, तो आप D1, D9 और D10 तीनों चार्ट को देखें और उसके बाद डिसाइड करें। कई बार ऐसा होता है कि मिक्स तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, तो व्यक्ति जॉब भी करता है और बिजनेस भी करता है, साथ साथ में करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना कि पैटर्न को कैसे फॉलो करना है, ठीक है। ऐसा भी होता है कि अगर किसी के चार्ट में सारे प्लैनेट इधर पे हैं, ठीक है, और D10 चार्ट में एकदम से इधर हो गया, तो क्या होगा कि वो स्टार्टिंग में हो सकता है बिजनेस से स्टार्ट कर रहा हो, धीरे धीरे बाद में लेट लेट 30s में या लेट 40s में वो जॉब में किसी के अंडर सर्विस में आ गया हो, ठीक है। तो ये कंडीशन भी होती है। तो ये विजिबल और इनविजिबल हाफ वाली हमारी कंडीशंस है। अब जो हमारा रूल नंबर, ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट खत्म हो गया, होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर हमारा है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या है? द कंडीशन ऑफ सैटर्न, ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है गोचरस्थ वर्सेस अगोचरस्थ। अब ये टर्म बहुत लोगों के लिए नया हो सकता है कि ये गोचरस्थ वर्सेस अगोचरस्थ क्या है, तो चलिए इसको समझते हैं। इससे हमें कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? तो गोचरस्थ शनि का मतलब होता है वो शनि जो अपनी उच्च की राशि में हो, अपने खुद के साइन में हो या फिर अपने मूल त्रिकोण साइन में हो और त्रिकोण हाउसेस या केंद्र हाउसेस में बैठा हो, है ना।
और जो अगोचरस्थ शनि होता है वो ऐसा शनि होता है जो अपने नीच की राशि में हो या फिर अपने शत्रु की राशि में बैठा हो, ठीक है, या फिर 6, 8, 12 हाउसेस में बैठा हो या उनका लॉर्ड हो, ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है गोचरस्थ और अगोचरस्थ के बीच। अब जिनकी कुंडली में गोचरस्थ शनि होता है उनका बिजनेस करने का या खुद का काम करने का, फ्रीलांसर की तरह काम करने का, अपना सेल्फ एम्प्लॉयड रहने का ज़्यादा मन होता है और ऐसे व्यक्ति रहते भी हैं। या तो फिर अगेन जो मैंने आपको पहले पॉइंट बताया था कि वो ऐसी सर्विस में होता है जहाँ पे उसको इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने का पूरा पूरा अधिकार होता है। मतलब कि जैसे बहुत ऊंची सर्विस में होगा, मैनेजर होगा, IAS PCS हो सकता है, ठीक है। तो ये सब होता है गोचरस्थ शनि में। तो जिनका भी गोचरस्थ शनि है यानी कि एक्सॉल्टेड है या ओन साइन में या मूल त्रिकोण साइन में, उनका एक प्लस पॉइंट होता है कि वो बिजनेस कर सकते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड रह के काम कर सकते हैं। बाकी जिनका अगोचरस्थ शनि है यानी कि नीच का शनि है या फिर शत्रु राशि का शनि है या 6, 8, 12 हाउसेस में बैठा है और मेलेफिक प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में, तो ऐसे व्यक्ति सर्विस ओरिएंटेड ज़्यादा रहते हैं, वो दूसरों के अंडर में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन भी है जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। वो एक्सेप्शन है सैटर्न जब एरीज में होता है। मैंने आपको बोला कि अगोचरस्थ शनि वो कंडीशन होती है जब सैटर्न या तो नीच राशि का हो, शत्रु राशि में हो, 6 से 12 हाउसेस का लॉर्ड हो या उनमें बैठा हो। लेकिन सैटर्न की जो ये एरीज की कंडीशन है ना, जैसे सैटर्न किसी चार्ट में एरीज में बैठा हो, तो उस कंडीशन में भी मैंने बहुत लोगों के बिजनेस देखे हैं। अब ऐसा किस कंडीशन में होता है ये मैं आपको अभी जब मिसलेनियस रूल्स बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप इतना ध्यान में रखिए कि सैटर्न की जो कंडीशंस हैं इसको गोचरस्थ और अगोचरस्थ बोलते हैं। गोचरस्थ कंडीशन में इंसान बिजनेस कर सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड रह सकता है, या फिर सर्विस में होगा तो ऐसी कंडीशन में होगा जहाँ पे वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए पूरी तरीके से फ्री होगा, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन है। उसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है पूर्ण परमात्मांश ग्रह। अब ये पूर्ण परमात्मांश ग्रह क्या होते हैं? देखिए, पूर्ण परमात्मांश ग्रह ये बृहद पराशर होरा शास्त्र में मेंशन्ड है, BPHS, ठीक है। पूर्ण परमात्मांश ग्रह वो होते हैं जिनमें परमात्मा का पूरा अंश होता है, ठीक है। बाकी जो ग्रह होते हैं उनमें जीवांश होता है, जीव का अंश होता है। तो पूर्ण परमात्मांश ग्रह में आते हैं सन, मून, मार्स और राहु। ये सारे ग्रह, ये 4 ग्रह, इनको पूर्ण परमात्मांश ग्रह होते हैं। अगर पूर्ण परमात्मांश ग्रह 10th हाउस से डायरेक्टली रिलेशन बना रहे होते हैं, स्पेशली ये 10th हाउस में बैठे होते हैं, और जो हमने पहले अभी पढ़ा था ना कि 7th हाउस से 1st हाउस तक प्लैनेट हो और 10th हाउस से 3rd हाउस तक प्लैनेट हो, तो उसमें पूर्ण परमात्मांश, मेजोरिटी ऑफ पूर्ण परमात्मांश ग्रह, जैसे 4 में से 3 आ गए, तो इनका संबंध अगर 10th हाउस से हो जाता है या 1st हाउस से हो जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो इंडिपेंडेंट अपना किसी भी ऑर्डर को दे सकता है, कोई भी काम कर सकता है, ठीक है। पूर्ण परमात्मा का अंश होने का मतलब हो गया कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, वो किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका मार्स, सैटर्न, राहु, मून, मार्स, राहु, ये सब 10th हाउस से डायरेक्टली रिलेटेड हो जाते हैं, यानी कि 10th हाउस में बैठे हैं, 11th हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये ऐसे व्यक्ति के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो बिजनेस कर सकता है या अपना खुद का काम कर सकता है, ठीक है। तो हमारा ये जो रूल है इसमें क्या है कि पूर्ण परमात्मांश ग्रह आपके 10th हाउस से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा रूल है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा रूल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, रूल तो सारे इंपॉर्टेंट है, 4th रूल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप ऑफ 3rd हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस एंड 11th हाउस, ठीक है। अब ये कैसे देखना है? तो इसमें जिन लोगों को KP आती है वो लोग बहुत इजीली देख लेते हैं, जिनको नहीं आती है या जो अभी स्टार्टिंग में वैदिक पढ़ रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि किसी की भी कुंडली में अगर बिजनेस को देखना है तो बिजनेस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होता है वो हमारा 7th हाउस होता है। 7th हाउस इज हाउस ऑफ बिजनेस, ठीक है। 6th हाउस जो होता है वो सर्विस को डिनोट करता है, हमारी जो जॉब होती है ना उसको डिनोट करता है। जो हमारा 10th हाउस होता है वो हमारे जीवन के ओवरऑल कर्म को डिनोट करता है, जो भी हम काम करते हैं, जो भी हमारा कर्म है, ये हमारी जॉब नहीं है। 10th हाउस है हमारा कर्म, हम अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, कुछ भी जो कर्म कर रहे हैं वो सारा 10th हाउस है, ठीक है।
जो हमारी जॉब है वो 6th हाउस है, जो हमारा बिजनेस है वो 7th हाउस है। अब जो ये कंडीशन है कि 3rd हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस का आपस में कनेक्शन, ये इंसान को बिजनेस की तरफ ले जाता है। जैसे कि किसी की कुंडली में अगर 3rd हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति चांसेस हाई होते हैं कि वो बिजनेस करेगा, ठीक है। या 3rd हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति के भी चांसेस हाई होते हैं कि वो बिजनेस करेगा। या फिर 7th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा हो, तो भी चांसेस होते हैं कि ऐसा व्यक्ति बिजनेस करेगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर यहाँ पे एरीज का साइन है और किसी का सन यहाँ पे बैठा हुआ है, सॉरी किसी का मार्स यहाँ पे बैठा हुआ है, तो मार्स 3rd हाउस का लॉर्ड है और वो 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति फिर बिजनेस करेगा। अब यहाँ पे अगर हम और कंडीशन लगा दें, तो 3rd हाउस हमारे यंगर सिबलिंग्स का होता है, मार्स हमारे छोटे भाई को दिखाता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने छोटे भाई के साथ बिजनेस कर सकता है। और 3rd हाउस में एक और ख़ास बात ये होती है कि 3rd हाउस हमारे पराक्रम का होता है, और जो भी बिज़नेस करता है ना, उसको बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसको अपने बिज़नेस के स्पैन में बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग डिसीजंस लेने होते हैं। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी व्यक्ति जो बिज़नेस करता है उसका 3rd हाउस स्ट्रांग होना ही होना चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति का अगर किसी भी व्यक्ति का 3rd हाउस कमज़ोर है, तो काफ़ी कम कंडीशन है कि वो बिज़नेस कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो उतना पराक्रम नहीं होगा ना उसके अंदर रिस्क लेने का। और 3rd हाउस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि ये जो हमारा 7th हाउस है, अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे 7th हाउस को फर्स्ट हाउस मान के, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये 7th हाउस का 9th हाउस है, मतलब कि 7th हाउस का भाग्य स्थान है। मतलब कि जो हमारा 3rd हाउस है वो हमारे बिजनेस का भाग्य है, ठीक है। इसलिए 3rd हाउस जितना अच्छा होगा उतना हमारा बिजनेस चमकेगा, ठीक है। तो 3rd हाउस का 7th हाउस से रिलेशन मोस्ट ऑफ द केसेस में इंसान को बिजनेस की तरफ ले जाता है। 3rd हाउस का 7th हाउस से रिलेशन, 3rd हाउस का 10th हाउस से रिलेशन, और 3rd हाउस का 11th हाउस से रिलेशन, क्योंकि 11th हाउस हमारे गेन्स का होता है। इन तीनों में रिलेशन भी इंसान को बिजनेस की तरफ ले जाता है, 3rd 7 11 और 10th हाउस में, ठीक है। यहाँ पे मैंने केपी वर्ड लिख रखा है। केपी मतलब कृष्ण पूर्ति पद्धति। जो लोग केपी फॉलो करते होंगे उनके लिए ये चीज़ देखना बहुत आसान होती है। केपी में क्या होता है कि प्लैनेट होता है, ठीक है, प्लैनेट का एक नक्षत्र लॉर्ड होता है, ठीक है, और सब लॉर्ड होता है। तो अगर जिनको केपी मालूम है, मैं एक क्विकली समझा देता हूँ कि अगर प्लैनेट का, जैसे किसी भी प्लैनेट की दशा चल रही है, मान लीजिए किसी की लाइफ में वीनस की दशा आ गई, ठीक है, और वो वीनस क्या इंडिकेट कर रहा है, मान लीजिए कुछ भी इंडिकेट कर रहा है, 3 7 2 11 10, ठीक है, 5, और यहाँ भी लिख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो केपी एस्ट्रोलॉजी वाले जानते हैं कि किसी की भी केपी की स्क्रिप्ट होती है तो उसमें प्लैनेट के रिजल्ट नक्षत्र लॉर्ड शो करता है, और किस तरीके के रिजल्ट होंगे वो सब लॉर्ड शो करता है। तो इसमें भी आप देखो, जैसे कि 3 7 11 का कॉम्बिनेशन हो रहा है, या 3 10 का कॉम्बिनेशन हो रहा है, या 2 7 11 का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो इस तरीके से केपी वाले, जो केपी प्रैक्टिस करता है, वो लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो होते हैं इंसान को बिजनेस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन करते हैं। किसी के भी चार्ट में अगर कोई दशा आ रही है और उसमें ये कॉम्बिनेशन आ गया, तो वो एकदम से व्यक्ति बिजनेस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो जाता है, ठीक है। तो जो केपी की वीडियोस देखते हैं या केपी प्रैक्टिस करते हैं या पढ़ लें, तो वो ऐसे 3 7 11 3 7 10 7 10 7 11 इनके कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, ठीक है। वो बेसिकली वैदिक का ही एक्सटेंशन है। जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे ना कि 3rd हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा है, 7th का लॉर्ड 11th में बैठा है, या 3rd का 10th में चला गया, 10th का 7th में चला गया, तो जो हमारा केपी वाली स्क्रिप्ट है वही चीज़ दिखाती है, ठीक है। तो केपी में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, सब लॉर्ड का कॉन्सेप्ट है। खैर उसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। फिलहाल आपको ये पता चल गया होगा कि 3rd हाउस 7th हाउस और 11th और 10th हाउस का रिलेशन बिजनेस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन करता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 8th हाउस भी लिखा हुआ है। 8th हाउस, देखिए 8th हाउस का इंपॉर्टेंस दो चीज़ों में आता है। पहला तो ये कि जब व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में होता है, ठीक है, जैसे जो लोग लोहे का काम करते हैं, या लोग जेम्स का काम करते हैं, जो ज़मीन से निकलने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, या कुछ कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई रॉ मटेरियल से कुछ बना रहा है, तो उसमें 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट कंपलसरी है। उसके अलावा जो भी व्यक्ति फ्रीलांस करता है,
वो 8th हाउस होता है, ठीक है, फ्रीलांस। तो किसी का ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है कि 3 और 8th हाउस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, 8th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है या 10th का लॉर्ड 8th में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति फ्रीलांस कर सकता है या फिर मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हो सकता है। अदरवाइज बिजनेस के जो कॉम्बिनेशन होता है वो 3rd हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस और 10th हाउस से आते हैं। 8th हाउस मैंने इसलिए लिखा है, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में या फिर जो लोग फ्रीलांस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो कोई किसी भी तरीके का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते, अपना खुद का काम करते हैं, जैसे कि कोई सीए हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, ठीक है, या डॉक्टर हो सकता है। तो उनके में फिर 8th हाउस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। या फिर कोई एक्टर भी हो सकता है, जैसे मान लो अमिताभ बच्चन ही है, वो एक तरह से फ्रीलांसिंग ही है, किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा है, ठीक है, उसके बिजनेस हो सकता है कोई और संभाल ले हो, किसी और के नाम पे बिजनेस हो। जैसे उसने अपनी बिजनेस की कंपनी खोली थी एबीसी करके, वो पूरी फ्लॉप हो गई थी, बट वो एज अ फ्रीलांसर कितना ज़्यादा चमक रहा है। आप देखोगे भी कि उसके 8th हाउस में बहुत ज़्यादा प्लानट है, ठीक है। तो 8th हाउस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रीलांसर्स, ठीक है। और 8th हाउस इनकम के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जैसे हम लोग 8th हाउस को अच्छा नहीं मानते क्योंकि ये त्रिक हाउस है, ऑब्वियसली इसमें बहुत सी नेगेटिव चीज़ आती है, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस फॉर इनकम, ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि जो हमारा कर्म है वहाँ से ये 11th हाउस होता है, ठीक है। यहाँ से जब आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमारे कर्म का गेन्स जो होता है वो 8th हाउस से देखते हैं। तो जो भी आप कर्म करते जाओगे उसकी बदौलत जो हमारी ज़िंदगी में अचीवमेंट हो रही है वो हमें 8th हाउस से भी पता चलती है। इसलिए 8th हाउस से जो व्यक्ति पैसा कमाता है वो भी बहुत पैसा कमाता है, ठीक है। ओशो का 8th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिव था, 99 रोल्स रॉयल्स थी उसके पास। अमिताभ बच्चन का 8th हाउस बहुत एक्टिव है। फ्रीलांसर्स आप देखते हो जितने भी ये यूट्यूबर्स हैं या जो अकेले काम कर रहे हैं, ठीक है, वो कितना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, दैट दैट कम्स फ्रॉम 8th हाउस। ऑब्वियसली और भी प्लैनेट का रोल होता है कि अच्छा है 8th हाउस या ख़राब है, बट जहाँ भी ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ पे 8th हाउस का बहुत रोल होता है। जहाँ पे अनअर्न्ड इनकम आती है, यहाँ पे एकदम से आप पैसा कमा लेते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो एक ये हमारा पॉइंट है, जो कि पॉइंट नंबर 4 था, मैंने आपको बताया। इसके बाद 4 पॉइंट हमारे हो गए। 5th पॉइंट में हमारे बहुत ज़्यादा मिसलेनियस रूल्स हैं, जो मैं आपको बताता हूँ एक-एक करके कि कैसे देखते हैं, क्या-क्या और कंडीशंस हो सकती है बिज़नेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ मिसलेनियस रूल्स लिखे हुए हैं। पहला रूल है सैटर्न 3rd हाउस में, ठीक है। अगर किसी के भी चार्ट में सैटर्न 3rd हाउस में बैठता है और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठता है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, मान लो कि वो खुद की राशि में बैठ गया या अपने मूल त्रिकोण साइन में बैठ गया, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसा व्यक्ति बिजनेस करेगा या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा। लाइफ में कभी ना कभी ऐसा व्यक्ति बिजनेस की तरफ ज़रूर जाता है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला है, एक्सेप्शन आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन 9 आउट ऑफ 10 कुंडलीज में ये वर्क करता है, ठीक है। तो एक सैटर्न की 3rd हाउस की पोजीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अदरवाइज वो जॉब में भी अगर रहेगा तो बहुत हाई पोजीशन पे रहेगा, जहाँ पे वो एकदम हर चीज़ के लिए खुद जिम्मेदार होगा, डिसीजन खुद लेगा, खुद ही सारी चीज़ करेगा, वही अथॉरिटी होगा, ठीक है। तो पहला रूल जो है सैटर्न की 3rd हाउस की कंडीशन, ये आपको देखनी है क्या किसी के चार्ट में। तो अगर बाकी चीज़ें फुलफिल होती हैं तो आप उसको बोल सकते हो कि आप ज़िंदगी में सेकेंड फेज़ में बिज़नेस की तरफ जा सकते हो, बिज़नेस ऑप्ट कर सकते हो या इंडिपेंडेंट वर्क ऑप्ट कर सकते हो। सेकेंड फेज़ मैंने इसलिए बोला क्योंकि सैटर्न क्या होता है ना, जब 3rd हाउस में बैठता है तो वो 9th हाउस को देखता है, तो इंसान का जो भाग्य होता है वो थोड़ा सा लेट ब्लूम करता है। तो जनरली आपको पता है सैटर्न की एज 36 है, तो अक्सर 30-32 इसके बाद से वो राइज होना शुरू करता है। तो ऐसे व्यक्ति जनरली जिनका सैटर्न 3rd हाउस में होता है, वो लेट 30s में या 30s जब स्टार्ट होने वाला होता है तब से काम करना स्टार्ट करते हैं और खुद का काम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी हमारे पास जो कंडीशन है वो है सैटर्न की ही है अगेन, डेबिलिटेटेड सैटर्न इन 8th हाउस। ये मैं जो आपको पहले बोल रहा था ना कि आपको मिसलेनियस रूल्स में बताऊंगा, जहाँ पे हम लोग गोचरस्थ और अगोचरस्थ शनि के बारे में पढ़ रहे थे। तो सैटर्न की एक जो कंडीशन होती है जब सैटर्न अगोचरस्थ होता है, वो होता है कि सैटर्न नीच का हो। लेकिन मैंने बहुत सारे चार्ट में देखा है जब सैटर्न यहाँ पे होता है और नीच का सैटर्न होता है, ठीक है। तो मैंने मैक्सिमम टाइम ऐसे लोगों को मैन्युफैक्चरिंग के काम में देखा है, ठीक है। जनरली ऐसे लोग लोहे का कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, कोई ऐसा जैसे शटर वगैरह हो गया, या बिल्डिंग मटेरियल बना रहे होते हैं, लोहे की कीलें बना रहे होते हैं, कुछ लॉक्स बना रहे होते हैं, ठीक है। या तो वो मैन्युफैक्चरिंग के काम में रहते हैं या फिर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा शेयर और ट्रेडिंग के काम में भी रहते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप इसको
ऐसा कंप्लीट लिखोगे तब आपको पता चलेगा कि 5th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में आ गया है। ठीक है, तो 5th और 8th का संबंध बन गया है। तो ऐसे लोग शेयर मार्केट में भी काफ़ी होते हैं। और वैसे भी ये पराशर ऋषि का एक्सेप्शन रूल है कि अगर कोई प्लैनेट नीच का हो जाता है 8th हाउस में तो वो काफ़ी ज़्यादा धन देता है। खैर ये रूल मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ है, प्रीवियस वीडियो में। बट जो अभी का रूल है ये कि अगर अगोचरस्थ शनि जैसे यहाँ पे भी है ना, सैटर्न नीच का हो गया तो अगोचरस्थ हो गया, बट ऐसे लोग बिजनेस कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको दशा वगैरह बाकी कंडीशन देखनी पड़ेंगी, बट मैंने काफ़ी चार्ट्स में देखा है कि ऐसे लोग बिजनेस करते हैं या शेयर मार्केट का काम करते हैं। जनरली मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में मैंने ज़्यादा देखा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, सैटर्न और सन का क्लोज रिलेशन। ये भी मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि सैटर्न और सन अगर बहुत क्लोज होते हैं, जैसे अभी एक चार्ट हम लोग ऊपर देख रहे थे, ये वाले चार्ट में, इसमें आप देखो कि सैटर्न 3 डिग्रीज में बैठा हुआ है और सन 2 डिग्रीज में बैठा हुआ है। ठीक है, तो सैटर्न और सन बहुत क्लोज होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति अक्सर गवर्नमेंट जॉब में होता है। ठीक है, या तो वो गवर्नमेंट जॉब में होगा या तो फिर वो खुद का काम कर रहा होगा गवर्नमेंट के साथ। एक दो चार्ट्स और भी थे, एक व्यक्ति था उसका सैटर्न और सन यहाँ पे थे, तो वो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लेता है। ठीक है, वो उसकी गवर्नमेंट में कोई जॉब नहीं है बट वो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लेता है। तो ये चीज़ भी मैंने काफ़ी देखी है कि सैटर्न सन अगर बहुत क्लोज रहते हैं, मतलब डिग्री वाइज काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, 3 4 5 डिग्री का ही फ़र्क है, तो भी ऐसा व्यक्ति या तो अच्छी सर्विस में होता है गवर्नमेंट में जहाँ पे उसको अगेन खुद से डिसीजन लेने का पूरा अधिकार होता है, या फिर ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट के साथ बिजनेस भी कर सकता है। ठीक है, और इसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑफ रनिंग दशा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई बार क्या होता है कि आपका 6th हाउस की दशा चल रही है, ठीक है, और इंसान सर्विस में होता है, उसके बाद उसकी ऐसी दशा आ गई जो मान लो कि 3rd हाउस की है, 1st हाउस की है या 7th हाउस की है, जो भी उसके बिजनेस को ज़्यादा इंडिकेट करती है, और वो प्लैनेट बहुत स्ट्रांग हो, तो व्यक्ति क्या करता है, स्विच कर लेता है, वो सर्विस से अपना बिजनेस में आ जाएगा। ठीक है, या इसका उल्टा भी हो सकता है कि वो बिजनेस से अपना सर्विस में चला गया। तो दशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार दशा चेंज होती है तो इंसान का पूरा पूरा करियर ही चेंज हो जाता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ राहु इन नक्षत्रा। ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर जगह नहीं अप्लाई होगी, बट आपको एक ध्यान रखने वाली चीज़ है कि अगर किसी के चार्ट में कोई ऐसी दशा आ गई है जिसमें राहु का बहुत इन्फ्लुएंस हो, या किसी के चार्ट में राहु वैसे भी बहुत इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे हो, जैसे कि मैंने नेक्स्ट पॉइंट में भी लिखा हुआ है राहु इन 2nd हाउस और 11th हाउस, तो इन तीनों कंडीशन में, जैसे कि राहु के नक्षत्र बहुत एक्टिव हैं, क्योंकि राहु क्या होता है ना, राहु कोई लिमिट नहीं जानता, तो ऐसा व्यक्ति एक जगह पे रह के काम ही नहीं कर पाता। इसको ऑफिस के अंदर क्लॉस्ट्रोफोबिक सा फील होता है। इसको होता है कि अपना बिजनेस हो, एकदम खुल के काम करें, बहुत बड़ा बिजनेस हो, बहुत पैसे कमाएं। ठीक है, तो जैसे बहुत से प्लैनेट अगर राहु के नक्षत्र में है, उनकी दशा चल रही है, या राहु 2nd या 11th हाउस में है, ठीक है, राहु यहाँ पे है या राहु यहाँ पे है, तो ऐसे व्यक्ति भी एक टाइम के बाद, थोड़े टाइम तो वो जॉब कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद फिर उनका पूरा जो ध्यान होता है ना वो बिजनेस की तरफ होता है, कैसे हम खुद का काम करें और सर्विस से या किसी के अंडर जॉब करने से कैसे पीछा छूटे। ठीक है, तो जनरली मैंने ऐसे लोगों को खुद का काम करते हुए ज़्यादा देखा है, अकेले ही काम करते हैं। मैंने ज़्यादातर केसेस में देखा है कि ऐसे लोग अकेले ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं और खुद का काम करते हैं, बजाय कि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बिजनेस के। हो सकता है कि कभी इंडस्ट्रियल बिजनेस आ भी जाए, राहु यहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन थोड़ा लेट एज में आता है। ऐसे लोग सर्विस करके फिर काम करते हैं। ठीक है, 2 3 एक्सेप्शन आपको हमेशा मिल जाएंगे, बट ये आप रूल ध्यान रखना कि 2nd हाउस का राहु और 11th हाउस का राहु भी बिजनेस की तरफ और इंडिपेंडेंट काम की तरफ ज़्यादा इंसान को इंक्लाइन करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वीक 6th लॉर्ड एंड स्ट्रॉन्ग लगन लॉर्ड। ये बहुत सिंपल सा रूल है। अगर आपका 6th हाउस का लॉर्ड वीक हो जाएगा और लगन का लॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप खुद से काम करना, खुद से डिसीजन लेना, खुद से इनिशिएट करना, इस चीज़ को ज़्यादा पसंद करोगे, क्योंकि ये आप खुद हो। ठीक है, और 6th हाउस आपका वीक हो गया। 6th हाउस हमारे जॉब को रिप्रेजेंट करता है, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो 6th हाउस के वीक होने की कंडीशन में भी इंसान बिजनेस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होता है, ये अपना खुद का काम करता है। उसके बाद 2 और कंडीशन है जो मैंने देखी है अपने एक्सपीरियंस में, मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स इन 8th हाउस। ठीक है, ये तो मैंने कई चार्ट में देखा, अभी मैंने आपको 2 एग्जांपल भी दिए, ओशो का, अमिताभ बच्चन का। अगर किसी के चार्ट में बहुत ज़्यादा प्लैनेट यहाँ पे होते हैं, अच्छा जो हमने पहले चार्ट देखा था उसमें भी ऐसा था, ये वाले चार्ट में। ठीक है, इसके आप देखो यहाँ पे कितने सारे प्लैनेट हैं, तो ये जैसे मैंने बोला कि इसका तो
फैमिली ही बिजनेस था तो ये वो कर रहा था। इसके अलावा मैंने एक दो एग्जांपल और भी लगा के रखे थे। हाँ, ये दो कुंडलियाँ हैं। एक ये कुंडली है जिसमें 8th हाउस में इतने सारे प्लैनेट है, 8th हाउस में क्लस्टर है प्लैनेट्स का, नीचे लिखा हुआ है। और इस चार्ट में भी 8th हाउस में प्लैनेट का क्लस्टर है, मतलब कि ज़्यादातर 4 या 4 से ज़्यादा प्लैनेट एक ही हाउस में है, ठीक है, 8th हाउस में। तो ऐसे केसेस मैंने बहुत बार देखा है कि ऐसे लोग बिजनेस करते हैं या खुद का इंडिपेंडेंट काम करते हैं या एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं, ठीक है। तो 8th हाउस की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो ये एक आप रूल ध्यान में रखना कि अगर ज़्यादातर प्लैनेट आपको 8th हाउस में दिख जाते हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि वो खुद का काम करेगा, इंडिपेंडेंट काम करेगा। हो सकता है कि वो एस्ट्रोलॉजर बन जाए, तांत्रिक बन जाए, अकेले ही काम कर रहा है ना, या कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है रॉ मटेरियल से, तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स आर पोजिटेड इन 8th हाउस, देन ऑल्सो पर्सन बिकम्स इंक्लाइन टुवर्ड्स हिज और हर बिजनेस और इंडिपेंडेंट वर्क, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो रूल है वो है मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स आर अराउंड 11th और 12th हाउस। अब ये रूल ना 8th हाउस वाले रूल से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जो 8th हाउस वाला रूल है उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि लोग फ्रीलांसर की तरह काम करते हैं, इंडिपेंडेंट काम करते हैं, या उनका कुछ खानदानी बिजनेस चल रहा होता है उसमें काम करते हैं, ठीक है। छोटा मोटा या बड़ा भी हो सकता है। लेकिन जो 11th और 12th हाउस वाली कंडीशन है, ये मैंने ज़्यादातर उन केसेस में देखी है ना जिनके बहुत बड़े बड़े इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या इंटरनेशनल बिजनेस होते हैं, क्योंकि 12th हाउस आ गया तो इंटरनेशनल हमारा काम भी इन्वॉल्व हो गया। तो जैसे ना किसी का 11th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में हो, अच्छी कंडीशन में हो, ऐसा नहीं कि खराब कंडीशन में। खराब कंडीशन में तो ये दरिद्रता का योग बना देगा। अच्छी कंडीशन में हो, 11th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में, 12th का 11th में बैठा हुआ है, फर्स्ट का 12th में चला गया, या फर्स्ट का 11th में बैठा हुआ, ठीक है, बहुत अच्छे राजयोग बना रहा हो, सेकंड का 11th में आ गया, तो यहाँ पे अगर प्लैनेट का जैसे क्लस्टर जैसा हो जाता है और अच्छी कंडीशन में प्लैनेट होते हैं, ठीक है। अच्छी कंडीशन का मतलब आप मान लो कि जैसे कि ऐसे, अब ये वीनस यहाँ का इधर पे बैठा हुआ है, तो वीनस 12th हाउस में डेबिलिटेशन में काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि नेचुरली एक्सॉल्टेड होता है। 5th हाउस का सूर्य इधर पे आ गया, मरकरी इधर पे आ गया, तो मतलब बहुत अच्छे प्लैनेट का अपने फ्रेंड के साथ बैठना, अच्छी पोजीशन पे बैठना। तो ऐसा मैंने देखा है ज़्यादातर लोग के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस होते हैं जो विदेशों से काम करते हैं और करोड़ों अरबों का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन है जो आप ध्यान में रखना, जो व्यक्ति बिजनेस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होता है, ठीक है। तो ये कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स थे और दैट्स इट। होपफुली आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं देख लेता हूँ कुछ बचा तो नहीं है। नहीं, कुछ बचा नहीं है इसमें। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो कैसी थी, और आप लोग भी अगर बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं और आपके चार्ट में भी ऐसे प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस हैं, या फिर आपका मन है जॉब से बिजनेस में स्विच करने का, और जैसे कि मैंने जो कॉम्बिनेशन बताए वो आपके चार्ट में है, फिर दशा वगैरह को देखकर आप उसको डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कब से अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या इंडिपेंडेंट होके काम करना है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो लोग भी इंडिपेंडेंट होके काम करते हैं उनका 8th हाउस बहुत एक्टिव रहता है। तो अगर आपका 8th हाउस बहुत एक्टिव है तो आप इजीली फ्रीलांसर की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी कॉम्बिनेशन है वो आप वीडियो दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।